हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंश का जो टॉपिक है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा समय निकाल कर वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, क्योंकि बहुत सी बार आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, इसलिए वहीं से क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के किस काल को राजपूत काल की संज्ञा दी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आंसर होगा पूर्व मध्यकाल, यानी कि 7वीं सदी मध्य से 12वीं सदी तक के काल को क्या कहा जाता है दोस्तों? राजपूत काल। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक सेकंड ग्रेड में भी है। ठीक है, और ये टॉपिक अब फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी जोड़ दिया गया। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस काल को राजपूत काल की संज्ञा दी गई है? तो पूर्व मध्यकाल को। किसको? पूर्व मध्यकाल को, जो 7वीं सदी से दोस्तों 12वीं सदी तक है। कहाँ से? 7वीं सदी से 12वीं सदी तक है, जिसे बोलते हैं दोस्तों पूर्व मध्यकाल। क्या बोलते हैं? पूर्व मध्यकाल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, पूर्व मध्यकाल को राजपूत काल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, राजपूतों को वैदिक आर्य की संतान किसने कहा? तो कहा था डॉक्टर G.H. ओझा व C.V. वेद ने कहा था। क्या क्वेश्चन क्या है कि राजपूतों को वैदिक आर्य की संतान किसने कहा? डॉक्टर G.H. ओझा व C.V. वेद। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, तो ध्यान से पढ़े इसको। राजपूतों को वैदिक आर्य की संतान किसने कहा था? डॉक्टर G.H. ओझा व C.V. वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत किसने माना था या किसका था? तो वो था चंद्रबरदाई, कवि चंद्रबरदाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ रखा है दोस्तों कि राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति किसने मानी? तो कवि चंद्रबरदाई ने। किसने? कवि चंद्रबरदाई ने दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है। और राजपूतों को आर्यों की संतान किसने कहा? डॉक्टर G.H. ओझा व C.V. वेद ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चंद्रबरदाई ने किस रचना में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है? तो दोस्तों आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी पूछ रखा है कि पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है? पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है दोस्तों? कवि चंद्रबरदाई की। किसकी? कवि चंद्रबरदाई की पुस्तक है या रचना है। ठीक है, ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है दोस्तों? कवि चंद्रबरदाई की रचना है। और दोस्तों, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में राजपूतों को दोस्तों क्या कहा था कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। यानी कि कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में ये बताया है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों? अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, कवि चंद्रबरदाई ने किस रचना में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है? तो पृथ्वीराज रासो की। ठीक है, आगे चलते हैं। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किस मुनि के यज्ञ से हुई है? तो मुनि वशिष्ठ के यज्ञ से हुई है। किसके यज्ञ से? मुनि वशिष्ठ के यज्ञ से हुई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किस मुनि के यज्ञ से हुई है? तो मुनि वशिष्ठ। वशिष्ठ के यज्ञ से कौन कौन से राजपूत उत्पन्न हुए? तो परमार, चालुक्य, प्रतिहार व चौहान। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों वशिष्ठ के यज्ञ से उत्पन्न हुए थे। कौन कौन? परमार हो गए, चालुक्य हो गए, प्रतिहार और चौहान। आगे चलते हैं। राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई? तो डॉक्टर D.R. भंडारकर ने बताई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दोस्तों इन उत्पत्ति से संबंधित क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ें। और रीट और सेकंड ग्रेड अन्य एग्जामों में इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो उत्पत्ति से संबंधित जितने भी मत हैं इनको अच्छे से याद करें कि राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो
डॉक्टर D.R. भंडारकर ने, यानी कि राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने बताई थी। ठीक है दोस्तों, वापस बोल रहा हूँ, राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। राजपूतों के ब्राह्मणों से उत्पत्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया था। क्या दोस्तों? कि राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ठीक है, यानी कि जो डॉक्टर D.R. भंडारकर थे, इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी थी। इस सिद्धांत का खंडन किसने किया? इस सिद्धांत का खंडन किया था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। इन्होंने कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से नहीं हुई, यह खंडन कर दिया था डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ठीक है, किसने राजपूतों को विदेशियों की संतान बताया? तो दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? कि राजपूत तो विदेशियों की संतान है। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। क्या कहा? कि राजपूत विदेशियों की संतान है। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। आगे चलते हैं। अबुल फजल ने गोइल वंश को किससे संबंधित माना है? तो दोस्तों ईरान के शासक नौशे खां। ठीक है दोस्तों, क्या है? अबुल फजल ने गोइल वंश को किससे संबंधित माना? ईरान के शासक नौशेख खां को। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने गोइल वंश को किससे संबंधित माना है? तो दोस्तों वल्लभी के शासक से। क्या? वल्लभी के शासक से। पहले वाला क्या था दोस्तों? कि अबुल फजल ने गोइल वंश को किससे संबंधित माना? तो ईरान के शासक नौशेख खां। और कर्नल जेम्स टोड ने गोइल वंश को किससे संबंधित माना? तो वल्लभी के शासक से। किससे? वल्लभी के शासक से। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन। गोइल वंश को ब्राह्मणों से संबंधित किसने बताया? तो गोपीनाथ शर्मा वे नेहरसी ने, यानी मोहनत नेहरसी है, उसने गोइल वंश को ब्राह्मणों से संबंधित बताया था। किसने? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और नेहरसी ने। आगे चलते हैं। कुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन था दोस्तों? तो बप्पा रावल था। कौन? बप्पा रावल। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन था? बप्पा रावल। आगे चलते हैं। बप्पा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया? तो राजा मान मौर्य को हराकर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ये क्वेश्चन भी याद रखा है दोस्तों कि बप्पा रावल ने किसको हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था? राजा मान मौर्य को। किसको? राजा मान मौर्य को हराकर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर बनवाया? तो कैलाशपुरी में बनवाया। कहाँ पर? कैलाशपुरी में। क्वेश्चन क्या है? बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर बनवाया? कैलाशपुरी में। कहाँ पर? कैलाशपुरी में बनवाया। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। कहाँ पर? कैलाशपुरी में करवाया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो दोस्तों नागदा को बनाया था। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है दोस्तों कि बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? नागदा को बनाया था। ठीक है, बप्पा ने कौन सी उपाधि धारण की? तो काल भोज की उपाधि धारण की थी। किसकी दोस्तों? काल भोज की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछ रखा दोस्तों कि काल भोज की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन सा था? तो बप्पा रावल। कौन? बप्पा रावल। ठीक है दोस्तों, बप्पा रावल काल भोज के नाम से जाना जाता था। कौन? बप्पा रावल को किस नाम से जाना जाता? काल भोज। ठीक है दोस्तों, काल भोज किसे कहा जाता है? बप्पा रावल को कहा जाता है। इतिहासकार C.V. वेद बप्पा रावल की तुलना किससे करते हैं? तो यूरोप के चार्ल्स मार्टेल से। किससे? यूरोप के चार्ल्स मार्टेल से। किसने की तुलना? डॉक्टर C.V. वेद। किसने? डॉक्टर C.V. वेद ने बप्पा रावल की तुलना किससे की? यूरोप के चार्ल्स मार्टेल से की। पुताला का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य 1227 में लड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। पुताला का युद्ध जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य 1227 में लड़ाया गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना किसके मध्य? महाराजा जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य 1227 में। ठीक है दोस्तों, पुताले के युद्ध का वर्णन किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? तो अमीर मद मर्दन में मिलता है।
ठीक है दोस्तों, जो किसकी रचना है, जय सिंह सूरी की। किसकी, जय सिंह सूरी की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। वापस देखते हैं, भूताल के युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, हमीर मद मर्दन में मिलता है। किसमें, हमीर मद मर्दन में मिलता है, जिसकी रचना जय सिंह सूरी ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। हमीर मद मर्दन में हमीर किसे कहा गया है, तो इल्तुतमिश को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ रखा है। हमीर मद मर्दन में हमीर किसको बताया गया है दोस्तों, इल्तुतमिश को बताया गया है। किसको, इल्तुतमिश को बताया गया है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमीर मद मर्दन में हमीर किसे कहा गया है, इल्तुतमिश को कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों, तो पद्मावत दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जो 1540 में रची गई थी। ठीक है, 1540 में पद्मावत रची गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ रखा है कि पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और 1540 में रची गई थी। गोरा व बादल किसके सेनापति थे, तो दोस्तों ये थे रावल रतन सिंह के सेनापति थे। यह भी पूछ रखा है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गोरा व बादल किसके सेनापति है, तो रावल रतन सिंह के सेनापति है, जो दोस्तों चित्तौड़ के किले की रक्षा करते हुए ये शहीद हो गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है, तो खजाइन उल फतूह में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ रखा है सेकंड ग्रेड में कि अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है, तो खजाइन उल फतूह में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अमीर खुसरो की रचना कौन सी है, खजाइन उल फतूह है, जिसमें खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना, यह रचना खजाइन उल फतूह है। और कौन था, अमीर खुसरो इसका रचनाकार था, जिसने खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन किया था, खजाइन उल फतूह में। ठीक है, गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों वो था रतन सिंह। कौन, रावल रतन सिंह। क्वेश्चन क्या है, गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, रावल रतन सिंह था। आगे चलते हैं। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने चित्तौड़ कब जीता, तो 1326 में जीता था। कब, 1326 में जीता था। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विषम घाटी पंचानन मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा गया, तो राणा हमीर को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना दोस्तों इस क्वेश्चन को। विषम घाटी पंचानन की संख्या किसे दी गई, तो राणा हमीर को दी गई। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है, राणा हमीर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस बता रहा हूँ एक बार। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसे दी गई, राणा हमीर को दी गई। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है, राणा हमीर को कहा जाता है। आगे चलते हैं। हमीर के वंशज क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। क्या कहलाए दोस्तों, सिसोदिया कहलाए। ये ध्यान रखना, राणा हमीर के वंशज क्या कहलाए, सिसोदिया कहलाए। आगे चलते हैं। हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया था, तो सिंगोली के युद्ध में, जो बांसवाड़ा में हुआ था 1336 में। ध्यान रखना, राणा हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया, तो सिंगोली के युद्ध में किया। और ये कहाँ हुआ था, सिंगोली का युद्ध बांसवाड़ा में हुआ था और 1336 में हुआ था। कब, 1336 में हुआ था सिंगोली का युद्ध। कहाँ पर, बांसवाड़ा में, जिसमें राणा हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया था। यानी हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य ये युद्ध हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इन दोनों के मध्य सिंगोली का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था, 1336 में। कब, 1336 में हुआ था। कहाँ पर, बांसवाड़ा में हुआ था। आगे चलते हैं। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो राणा लाखा का पुत्र चूड़ा, जिससे दोस्तों राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, राव चूड़ा को। किसको, राव चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, जो राणा लाखा का पुत्र था। किसका,
राणा लखा का पुत्र है रावचूड़ा, जिसे राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है दोस्तों। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? रावचूड़ा को, जो राणा लखा का पुत्र था। आगे चलते हैं। उदयपुर में बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण किसके काल में करवाया गया? तो राणा लखा के काल में करवाया गया, और ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो एक बंजारे द्वारा किया गया, जो राणा लखा के समय इसका निर्माण हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? एक बंजारे ने करवाया। ठीक है, किसके काल में? राणा लखा के काल में करवाया। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया गया, राणा लखा के समय करवाया गया। महाराणा कुंभा किसका पुत्र था? राणा मोकल का पुत्र था। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महाराणा कुंभा किसका पुत्र था? राणा मोकल का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? तो उद्दा ने की थी। किसने हत्या? उद्दा ने, इसके पुत्र उद्दा ने की थी। ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी रीट 2013 का जो पेपर हुआ था फर्स्ट लेवल का, उसमें पूछा हुआ है। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र उद्दा ने। किसने? उसके पुत्र उद्दा ने की थी। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ये थर्ड ग्रेड में कि महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? उसके पुत्र उद्दा ने की थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ है। आगे चलते हैं। कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को परास्त किया? तो सारंगपुर के युद्ध में किया, और ये हुआ था 1437 में हुआ था। और ये अभी दोस्तों जो पेपर हुए थे कंप्यूटर अनुदेशक के, उनमें ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों 1437 में हुआ था। किनके मध्य? महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को परास्त किया? तो सारंगपुर के युद्ध में, और ये कब हुआ था? 1437 में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य हुआ था, और 1437 में हुआ था। किस विजय के बाद राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? तो सारंगपुर युद्ध के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट है, किस विजय के बाद राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो सारंगपुर के युद्ध के बाद, यानी उसमें विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। चंपानेर की संधि किनके मध्य हुई? तो महमूद खिलजी व कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य 1456 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, चंपानेर की संधि किनके मध्य हुई थी? महमूद खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य 1456 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो मंडन था। इस क्वेश्चन को भी बहुत सी बार पूछ रखा है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? मंडन। कौन है दोस्तों? मंडन कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है। कौन? मंडन। ध्यान रखना, मंडन को कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कहा जाता है, यानी कि मंडन ही कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है। एकलिंग महात्म्य किसकी रचना है? तो कान्य व्यास की रचना है। ये भी पूछ रखा है कई बार क्वेश्चन, अच्छे से याद करना। एकलिंग महात्म्य किसकी रचना है? कान्य व्यास की रचना है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? मंडन है। दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अच्छे से याद करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संगीत राज संगीत मीमांसा शुंड प्रबंध किसकी रचना है? तो राणा कुंभा की रचना है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। संगीत राज संगीत मीमांसा शुंड प्रबंध, ये किनकी रचना है दोस्तों? राणा कुंभा की रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये तीनों क्वेश्चन तीनों पूछ रखे हैं एग्जाम में। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन है। एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की? कान्य व्यास ने की। संगीत राज संगीत मीमांसा शुंड प्रबंध किसकी रचना? राणा कुंभा की रचना है। फिर दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? तो कवि अत्रि व मैस ने की थी। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? कवि अत्रि व मैस ने की। ठीक है, महाराजा धीराज राय दानगुरु परम गुरु राजगुरु हाल गुरु अभिनव भट्टाचार्य हिंदू सुल्तान किसकी उपाध्याय है? तो महाराणा कुंभा की। किसकी? महाराणा कुंभा की। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। महाराणा कुंभा की उपाधियाँ कौन कौन सी है?
तो दोस्तों देखो कितनी है, महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, परम गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है स्पेशल कि अभिनव भट्टाचार्य किसे कहा जाता था, महाराणा कुंभा को। और हिंदू सुल्तान ये भी महाराणा कुंभा को कहा जाती है। ये सभी महाराणा कुंभा की उपाधियाँ और अधिकतर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिनव भट्टाचार्य किसे कहा जाता, तो महाराणा कुंभा को कहा जाता। हाल गुरु किसे कहा जाता, महाराणा कुंभा को। हिंदू सुल्तान किसकी उपाधि है, महाराणा कुंभा की। महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, परम गुरु, राजगुरु व गुरु, ये सभी महाराणा कुंभा की उपाधियाँ। ध्यान रखना दोस्तों, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान और हाल गुरु, परम गुरु और राजगुरु, ये सबसे अधिक बार पूछी गई है। और एक महाराजा धीराज। तो दोस्तों ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको अच्छे से याद करें। महाराजा धीराज राजाओं का राजा होने के कारण इसे कहा गया। महाराणा अनेक राज्यों को अपने अधिकार में रखने के कारण महाराणा कहा गया। राणो रासो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इसे राणो रासो भी कहा जाता है। ये भी यहाँ नहीं दी हुई है, यहाँ दी रखा है इसको। राणो रासो किसे कहा जाता है, महाराणा कुंभा को। ये भी इसकी उपाधि है, ध्यान रखना दोस्तों। राणो रासो भी इसकी एक उपाधि है महाराणा कुंभा की। राजगुरु, तो दोस्तों राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष तथा विभिन्न सामंतों जागीरदारों का हितैषी होने के कारण राजगुरु कहा जाता है। दान गुरु, विद्वानों, कलाकारों, निर्धनों को दान देने के कारण दान गुरु कहा जाता है। हाल गुरु, गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण पर्वतीय दुर्गों पर विजय हासिल करने के कारण हाल गुरु कहा जाता है। परम गुरु, विभिन्न विद्याओं का ज्ञाता, अपने समय का सर्वोच्च शासक होने के कारण परम गुरु कहा जाता है। फिर प्रसिद्ध गीत गोविंद नामक पुस्तक पर लिखी टीका रसिक प्रिया में भी कुंभा की निम्न उपाधियों का वर्णन मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रसिद्ध गीत गोविंद नामक पुस्तक पर लिखी टीका रसिक प्रिया में भी कुंभा की निम्न उपाधियों का वर्णन मिलता है। जैसे नरपति, सामान्य मानव से सर्वश्रेष्ठ होने के कारण नरपति कहा जाता है। नरपति भी महाराणा कुंभा को कहा जाता है। फिर अश्वपति, कुशल घुड़सवार होने के कारण अश्वपति महाराणा कुंभा को कहा जाता है। गणपति, राज्यों का राजा होने के कारण गणपति कहा जाता है। छाप गुरु, ये वाणी दी गई थी, छाप हमारे युद्धपति के कारण निपुण होने के कारण छाप गुरु भी कहा जाता है। हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान इसलिए कहा जाता है कि समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू की रक्षा करने वाला व्यक्ति भूषित किया गया, इसलिए इसे हिंदू सुल्तान कहा जाता है। नाटक राजकर्ता, नृत्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण नाटक राजकर्ता भी कहा जाता है। फिर है दोस्तों शैल गुरु। शैल गुरु में भी युद्ध में निपुण होने के कारण शैल गुरु कहा जाता है। क्या दोस्तों, शैल गुरु, युद्ध में निपुण होने के कारण शैल गुरु कहा जाता है। फिर आता है चाप गुरु। तो दोस्तों धनुर्विद्या का ज्ञाता होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, चाप गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाप गुरु, धनुर्विद्या का ज्ञाता होने के कारण। फिर दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य, श्रेष्ठ वीणावादक, संगीत के सत्य विपुल ज्ञान के कारण इसे अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। प्रजापालक, जनता का हितैषी होने के कारण इसे प्रजापालक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राणा कुंभा की हत्या किसने की, उसके पुत्र राव उदानी की थी। ये की थी 1468 में की थी। कब, 1468 में की थी। ठीक है दोस्तों, इतिहास में राणा संगा किस उपनाम से जाना गया, तो दोस्तों इंदुपत के नाम से ही। देखो अब राणा संगा की उपाधि क्या है, इसे इंदुपत के नाम से जाना जाता है। किसे, राणा संगा को इंदुपत के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है इंदुपत वाला। राणा कुंभा की हत्या किसने की, ये भी मैंने पहले बता दिया था, उदानी की थी। इसका पुत्र था। खातौली का युद्ध किनके बीच लड़ा गया, तो राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 में लड़ा गया। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। खातौली का युद्ध किनके बीच लड़ा गया, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 में। और खातौली कहाँ दोस्तों, बूंदी में। खातौली कहाँ पे, बूंदी में। कहाँ पर, बूंदी में है। ठीक है दोस्तों, खातौली का युद्ध बूंदी में लड़ा गया, ध्यान रखना। राणा सांगा इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 में खातौली का युद्ध लड़ा गया था बूंदी में। किस युद्ध में
सांगा की सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया? तो बयाने के युद्ध में किया था। फरवरी 1527 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। किस युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया? तो बयाने के युद्ध में किया था, यानी कि सांगा ने बाबर को हराया। यह हुआ था फरवरी 1527 में। ठीक है दोस्तों, बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया? तो खानवा के युद्ध में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। ये होता है 17 मार्च 1527 को। कब है? 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। ये सन पूछते हैं, सन युद्ध में बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया? खानवा के युद्ध में। और ये खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। ठीक है दोस्तों, कब? 17 मार्च 1527 को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है? बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को परास्त किया? खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 को। खानवा के युद्ध में कौन सी युद्ध पद्धति बाबर की विजय का कारण बनी? तो तुलुगमा पद्धति। कौन सी? तुलुगमा पद्धति बाबर ने अपनाई थी, इसके कारण ये विजयी हुआ था। राणा सांगा की विष देने से किस स्थान पर मृत्यु हो गई? तो बसवा दौसा में। कहाँ पर? बसवा दौसा में 30 जनवरी 1528 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राणा सांगा की विष देने से किस स्थान पर मृत्यु हुई थी? बसवा दौसा में हुई थी। 30 जनवरी 1528 को हुई थी। राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो मांडलगढ़ में। कहाँ पर दोस्तों? मांडलगढ़ में स्थित है। राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? मांडलगढ़ में है। पन्ना ने अपने किस पुत्र के बलिदान से उदय सिंह के प्राण बचाए? तो चंदन का उन्होंने बलिदान दिया था। ठीक है दोस्तों,